अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम के इस वक्त जो बहुत से मुकदमात हैं उनमें सबसे बड़ा मुकदमा पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई का तूफ़ान है। सो बात करेंगे बग़ैर किसी डिले के। हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम आज के दिन का पहला मुकदमा जिनके सामने रखेंगे और बाद अज़ां फिर हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इजरायली जो जारहियत है, जो गाज़ा में तूफ़ान मचा रखा है इसराइल ने और उल्टा चोर कोतवाल को डांटता नज़र आ रहा है। हमें आलमी मीडिया के कई इदारे बड़े उनसे हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। तो उसकी क्या हकीकत है और पाकिस्तान उसमें अपना क्या कलीदी किरदार अदा कर सकता है इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव शेपिंग। और OIC ने जो अपना हंगामी बुनियादों पर 18 अक्टूबर को इजलास बुला रखा है, इस हवाले से उससे पाकिस्तान को क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और फ़लस्तीन की आवाम जो पिस रही है उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा बात हो जाए इस फियास्को की वजह से जो महंगाई का तूफ़ान आने वाले दिनों में मज़ीद पाकिस्तान को घेर सकता है। ज़ाहिर है जहाँ पूरी दुनिया में आलमी सतह पर महंगाई बढ़ेगी वहाँ पाकिस्तान का भी इससे मुतासिर होने का बहुत एक एहतमाल है। और इस हवाले से क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में बन सकती है, हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ मईशत के माहिर जनाब मुजम्मिल हसन साहब। मुजम्मिल साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी एक इंदिया दे दिया है कि इजराइल पैलेस्टाइन का जो मामला चल रहा है इसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है। आप इस सिचुएशन को कैसे डेवलप होता हुआ देख रहे हैं और पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मलिया। सबसे पहले तो जो है नेक तमन्नाएं फ़लस्तीन के लिए और हमारे जो फ़लस्तीन के जो लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। आमीन। और जो है ये जो है वो अपने मिशन में सरफरू हो, सबसे पहले। दूसरी बात ये कि देखें, इस वक्त अगर आप दुनिया को देखें तो दुनिया की अगर आप ज्योग्राफी को छोड़ दें, अगर आप दो हिस्से कर दें तो एक है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और एक है नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो गई जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इस तरह के लोग गैस भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए। एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जिसमें सबसे पहले तो सबसे बड़ा नाम आता है अरब ममालिक का, उसके बाद आता है रशिया का, ये दुनिया के बड़े तेल प्रोड्यूस करने वाले हैं। फिर उसके बाद ईरान का नाम आता है, ठीक है ना, तो इराक का नाम आता है। अच्छा, अब इस वक्त जो है अगर आप देखें तो जो नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनकी जो है कुछ अच्छे हालात नहीं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से। रशिया यूक्रेन की वजह से रशिया के साथ वेस्ट के ताल्लुकात आपको पता है कितने खराब हुए हैं इस वक्त, ठीक है, जिसकी हम लोगों ने सजा भी भुगती थी। आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। फिर दूसरा जो है आप ये देख लें, अब ये जो फ़लस्तीन वाला मामला हुआ है तो इससे वो क्या रहा है कि अगर ये मामला बढ़ गया और जो है इसमें तेजी आ गई और दुनिया जो है बजाय इस मामले को फ़लस्तीन और इसराइल की जो है मुसाइलत करा के इसको खत्म कराने के अगर साइडें लेने गई तो हम देखेंगे कि तेल की सूरत हाल में गैर यकीनी या गैर मामूली सूरत हाल हो जाएगी। और ये हमने इसका मुजाहरा जुम्मे वाले दिन देखा। जुम्मे वाले दिन तेल की कीमत आलमी मार्केट में 7 बढ़ गई। मैं बहुत खुश हो रहा था जुम्मे की सुबह तक के पिछले 15 दिनों में 8-10% आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हुई है, बिल्कुल, और लगभग 7-8% हमारे रुपए की कीमत कम हुई है। तो हमें जो है 10-12% जो है तेल की कीमत, जो पेट्रोल की कीमत जो 15 तारीख को आज रात को ऐलान होना है उसमें हो जाएगी 30-35 रुपए, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, आवाम के लिए कुछ बेहतरी आ जाएगी। लेकिन जो जुम्मे को ये हुआ है उसके बाद ये उम्मीदों पे पानी फिर गया और अल्लाह ना करे कि इसमें मजीद कोई जो है गैर मामूली सूरत हाल हो तो वो जो है बढ़ जाएगी। एक तो ये मैंने आपको ये बता दी बात। सही। दूसरी चीज ये कि ये जो अरब ममालिक है उसमें जो फ़लस्तीन और इसराइल के साथ बॉर्डर लगता है इजिप्ट का, ठीक है जी, बिल्कुल। अब ये इजिप्ट जो है एक तरीके से जो वो गेटवे है, बंदरगाह जो यूरोप वगैरह में माल तहसील होती है तिजारती, वो इजिप्ट जो जैसे कहते हैं स्विस केनाल और ये सारी जगहों से गुजर के जाती है। सही। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे मामलात खराब होते हैं तो हम देख सकते हैं कि दुनिया की जो मगरिब और जो एशिया की तिजारत है उसमें भी थोड़ी सी जो है ये बंदरगाहें जो है सफर कर सकती हैं, समुद्री रास्ता जैसे कह लें आप, तो उसकी वजह से भी गैर यकीनी सूरत हाल हो सकती है और आलमी मार्केट में नॉन ऑयल की चीजों में भी इजाफा हो सकता है।
तीसरा, वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि दुनिया इस वक्त जो है 2 हिस्सों में बढ़ चुकी हुई है इस मामले में, जो अच्छी बात नहीं है। और इससे जो है और गैर यकीनी सूरत हाल होंगी और लोग परेशान होंगे और तमाम चीजें होंगी। तो उसकी बेसिस पे अगर IMF और वर्ल्ड बैंक ने जो इशारा दिया है कि जो महंगाई जो आज से 1.5-2 साल पहले रूस रशिया वॉर के बाद और कोविड के बाद बढ़ी थी और जिसका भी बैठना शुरू हो गई थी, वो वापस सर उठा सकती है। और वो लाजमी सी बात है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए भी कोई अच्छी बात तो नहीं होगी फिर। बिल्कुल सही। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये बताइए, अभी मैं आपसे प्रोग्राम में बात करने से पहले हमजा शहबाज साहब की गुफ्तगू सुन रही थी। वो एक जलसे से बड़ी गरज बरस के साथ अपनी पॉलिटिकल मसल फ्लेक्स करते हुए तकरीर कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए। कहा कि कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां जो कहते थे, कहाँ गए वो घर जो लो इनकम घर बनाकर देने थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक तरफ सियासत थी तो दूसरी तरफ रियासत थी, तो हमने अपनी सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचा लिया। आप इसको इकोनॉमिक लेंस से किस तरह देखते हैं कि उस वक्त क्या ऐसा मामला था इमरान खान दौर में जो कि बहुत दिगरगू हालात की तरफ लेकर जा रहा था, जो आज इन्होंने जो रियासत को संभालने के दावेदार हैं, कैसे इन्होंने रियासत संभाली है इकोनॉमिकली? देखिए, मुझे एक मलिया बात बताएं, अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ ऐसा हादसा हो रहा हो और मैं ही आपकी चले जो है जान बचा लूं उस हादसे से, या आपके उस वक्त काम आ जाओ, तो आप तो जिंदगी भर मेरे एहसानमंद हो जाएंगी ना। और आप हमेशा जिक्र करेंगे कि ये उस वक्त अगर मेरी मदद ना करता तो मैं जो हूँ फंस गई थी या मेरे साथ ये हो सकता था। बिल्कुल ऐसा ही है ना। बिल्कुल। तो अगर इन्होंने रियासत बचाई है तो ये कैसे हो सकता है कि लोग इनको रियासत बचाने पे जो है इनको जो है कॉर्नर कर दें या साइडलाइन कर दें? इनका तो ये बयानिए में ही टेक्निकल फ्लॉ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी कौम, मतलब क्या पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि जो रियासत बचाएगा उसको हम माइनस कर देंगे? ऐसा है क्या? तो इन बेचारों का तो बयानिए में ही टेक्निकल, इनको तो बयानिया भी नहीं बनाने आया अभी तक। तो बहरहाल हकीकत ये है कि इन्होंने अपनी सियासत की खातिर रियासत की बल्ली चढ़ा दी, जिसकी वजह से लोग इनको माइनस कर रहे हैं, इनके जलसों में नहीं आ रहे। हमजा शहबाज ने शुक्र करके घर की दहलीज से बाहर पैर रखा आज, वो भी जो है अपने होम ग्राउंड कसूर में। अब आप जो है प्रोग्राम में तीनों नून लीग के मेहमान बिठा देंगी तो फिर वो गरज बरस के जो है उनकी बातें करेंगे और सामने कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। और कोई जो है मतलब दूसरी पार्टी का जो है उसके लीडर का खान का नाम लेने वाला अगर नहीं, नाम नहीं लेने की इजाजत हो, जलसा करने की इजाजत ना हो, झंडा उठाने की इजाजत ना हो, उसके बाद भी अगर आपको जो है ये आपके हालात हैं तो फिर हम इनके लिए दुआई कर सकते हैं। वाकई में इनकी सियासत जो है ना, अपनी सियासत बचाने के चक्कर में इन्होंने सियासत अपनी उड़ा दी है। अच्छा, और आज मैशत तो जो है ना, ये जो मरियम नवाज कहती है ना कि नवाज शरीफ के 10 साल निकाल दो तो पाकिस्तान खंडर है, तो उसकी इतला की अर्ज है कि जब वो पैदा भी नहीं हुई थी ना तो उस वक्त पाकिस्तान में ना PIA बन चुकी हुई थी, पाकिस्तान के तमाम बड़े बैंक उस वक्त बन चुके हुए थे, काला बाग डैम बन चुका हुआ था, मंगला डैम बन चुका हुआ था, इस्लामाबाद शहर बन चुका हुआ था, PIA रेलवे बन चुकी हुई थी। और जब से ये आए हैं ना, इन्होंने जिस प्रोजेक्ट, ये जो अभी आज ये जो जिस गरज बरस देते ना कि नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाए, जी पाकिस्तान मोटरवे बनाती है, पाकिस्तान में तमाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी। आपको पता है इस वक्त PIA से ज्यादा बड़ा खसारा है उसका। जिस जगह इन्होंने जो प्रोजेक्ट लगाया, आज तक एक प्रोजेक्ट मुनाफा नहीं, वो पाकिस्तान को दीमक की तरह खा रहा है। इनको तो पता ही नहीं है ना, माटी तो इनके तो पास से भी नहीं गुजरी चीजें। तो ये बेचारे अब क्या, मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर आप अकेले एक आदमी को माइक दे देंगे तो उसी की आवाज घूमेगी ना, सामने वाले को माइक तो दे, फिर उसको असलियत दिखाएं इनको कि क्या इन्होंने गुल खिलाए। अच्छा, वैसे दिलचस्प बात यह है कि माइक बेशक उनके हाथ में है, लेकिन नाम फिर भी वो इमरान खान का ही ले रहे हैं अपनी तकरीर में। बार बार वो इमरान खान सेंट्रिक तकारीर ही हो रही हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मुज़म्मिल साहब, चूंकि ऑब्वियसली आई एम श्योर आपको कहीं पहुंचना भी है तो वक्त की किल्लत है, बस आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि अभी मौजूदा केयर टेकर सेटअप है, वैसे तो कानूनी बात की जाए, किताबी बात की जाए तो ऑब्वियसली देयर ओनली है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन चूंकि वफाक हो या सूबे हों, वो होता तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता बाकायदा जैसे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, ये वैसे फंक्शन करती है, हमें नज़र आ रही हैं सूबाई और वफाकी हुकूमतें, निगरान हुकूमतें।
आप इनको क्या मशवरा देंगे कि इनको क्या करना चाहिए अवाम की ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए, और जो आइंदा मुंतखब हुकूमत है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? देखें, अगर आपको जो है एक 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 कोई महफिल मिलाद हो रही हो और उसमें आपको इंतजामिया में नीचे खड़ा कर दें, जी। लेकिन आप वो इंतजामिया छोड़ के ऊपर जो है स्टेज पे जाके जो है नाते पढ़ना शुरू कर दें, तो फिर तो इंतजामिया नीचे जो है माहौल खराब हो जाएगा। तो केयर टेकर का जो काम है उसको मैंने वो जिस काम के लिए लायक थे अभी तक उस पे एक दिन क्या एक लम्हा सर्व करते नहीं देखा। तो बेसिकली तो वो जो है एक्सेप्टेबिलिटी उस चीज से आती है। अभी हम यही देख रहे हैं कि हमारे वजीर आजम यूएनओ गए थे, तो लोगों ने कहा कि वहाँ उनको मीटिंग नहीं मिली कोई। बरतानिया गए, वहाँ पे कोई उनसे मुलाकात नहीं हुई किसी की। फिर सऊदी अरब में उम्रे पे गए, वहाँ पे जो है उनकी मुलाकात नहीं हुई किसी से, ठीक है ना। आज वो चीन जा रहे हैं 4 दिन का बोल के, अल्लाह खैर करे, पिछली दफा 5 दिन का बोला था, 13 या पता नहीं कितने दिन में आए थे वापस। तो दुआ करेंगे कि हम 4 दिन में वो वापस आ जाए इंशाल्लाह इस दफा वापस। इसी तरीके से हमारी वजीर खजाना इस वक्त IMF के जो सेशन होता है उसमें गई थी मोरक्को, सेशन होते हैं। तो जो मीडिया अभी तक बता रहा है कि उन्होंने जो IMF की चीफ, वर्ल्ड बैंक के चीफ और इस तरह के US के सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह, इनसे जिन से मीटिंग मांगी, ट्रेजरी सेक्रेटरी बोलते हैं वहाँ पे, सही। तो वो नहीं मिली, उनके दर्जा दोम से मिली है। तो हर जगह एक वो होता है ना कि अगर मैं मुंह उठा के चले जाऊं तो और मैं कहूँ कि जी मैं आया हूँ तो मुझे आप मीटिंग दे दे, तो ऐसे नहीं मिलती जब तक मेरे पीछे एक लेजिटिमेसी ना हो, मेरे पीछे एक लेगेसी ना हो, मेरे पीछे एक एंडोर्समेंट ना हो, ठीक है ना। तो केयर टेकर की एंडोर्समेंट हमेशा वहां तक होती है कि जिस काम के लिए उनको लाया गया इलेक्शन, उनका काम पॉलिसी साजी नहीं है, उनका काम और दूसरी चीजें नहीं है। बहरहाल पॉलिसी साजी तो नहीं की अभी तक उन्होंने, लेकिन कुछ इकदाम इनके दौर में हुए हैं जिसकी तारीफ भी कर देनी चाहिए। ये जो रुपया कंट्रोल हुआ है, जो नवाज शरीफ के दौर में नहीं हुआ, तो उससे जो है इवेंचुअली जो आप कीमतों की भी बात कर रही हैं, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बास कीमतों में, बास चीजों की कीमतों में वाज़ेह फर्क आएगा, नीचे आएंगी जो बाहर से। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुजम्मिल साहब का इंसाइटफुल एनालिसिस सुना। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग हिम ऑन द शो, क्योंकि हमेशा वो बड़ी स्टेटिस्टिकल बात करते हैं, स्टेटिस्टिकली प्रूव करते हैं अपनी बात को। और हमारी भी ये कोशिश होती है कि हम आपको ऐसे गेस्ट से रोशनास करवाएं, ऐसे लोग अपने प्रोग्राम्स में मदऊ करें कि जहां आपको थोड़ी सी फैक्चुअल पिक्चर नज़र आ सके। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो आप आमतौर पे देखते हैं कि या कोई एक साइड पर है या दूसरी साइड पर है। ऐसी बात जो फैक्ट्स पर मबनी हो, स्टेटिस्टिकली प्रूव की जा सके, वो बात कम की जाती है। सो ये हमारी कोशिश थी कि थोड़ा सा मईशत पे हम ज़रा फैक्ट बेस्ड गुफ्तगू करें। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है ख़वातीनो हज़रात, डोंट गो एनीवेयर, विल बी बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। होती है मुलाकात। वेलकम बैक नाजरीन। अगला हफ्ता पाकिस्तानी सियासत में बहुत ही अहम बनने जा रहा है। अगले हफ्ते में कुछ ऐसी अहम डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं जिससे आइंदा के 3 से 4 साल का तयन होगा कि पाकिस्तानी सियासत का रुख किस तरफ होगा, ये धारा किस तरफ को मुड़ेगा। और इस अहम ये जो तवक्कुआत का मंबा है, ये पाकिस्तान के 2 बड़े सियासतदानों के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। एक पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब, जो कि इस वक्त एब्सकॉन्डर भी हैं अदालत की किताबों में और सजा याफ्ता मुजरिम भी हैं। जबकि दूसरे जो अहम प्लेयर हैं वो हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे मौजूद हैं और फर्द जुर्म आयद होने की शुनीद है उन पर अगले हफ्ते। ये होती है, नहीं होती, क्या मामला होता है, क्योंकि बेल के लिए भी उनके वकला ने अप्लाई कर रखा है। सो बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि अगले हफ्ते में देखने को मिल सकती हैं। मियाँ साहब 21 अक्टूबर को जब वापस आते हैं तो क्या वो नून लीग को उसी तरह, उसी जज्बे से उठा पाएंगे जिस तरह उनकी एक सपोर्टर बेस पंजाब में, ख़ास तौर पे GT रोड पर एक नवाज शरीफ साहब का अपना वोट बैंक है, जो कि शहबाज शरीफ का नहीं, किसी और दूसरे सियासतदान का नहीं, नून लीग में स्पेसिफिकली वो नवाज शरीफ ड्रिवन वोट है। क्या वो उसको
दोबारा से जगा पाएंगे और उस आग को रीइग्नाइट कर पाएंगे? और इमरान खान साहब को क्या कोई रिलीफ मिल सकता है? अगर मिलता है फिर तो कोई दिस नो क्वेश्चन कि होगा क्या आगे, क्योंकि अवाम में ऑब्वियसली इस वक्त जो उनकी सपोर्ट का लेवल है। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर क्या होने जा रहा है? ये बहुत अहम सवालात हैं जो अभी हम प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करेंगे। इस पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के वकील और पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून जनाब नईम हैदर पंजोता साहब। पंजोता साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि कल परसों हम क्या एक्सपेक्ट करें? साइफर केस में क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। साइफर केस के ऊपर मैं पहले बताऊंगा और उसके बाद मैं दूसरा बताऊंगा जो आपने कहा कि सियासी हलचल और बड़ी तब्दीलियां होने को जा रही हैं। नवाज शरीफ साहब की आमद है और बड़ी शादियाने बजा रहे हैं कि जनाब ये कौम की आखिरी उम्मीद है। खान साहब के केसेस के हवाले से स्टेटस ये है कि इमरान खान साहब की साइफर केस के अंदर जमानत की दरख्वास्त जो है वो कल समाअत के लिए फिक्स है। सही। और इसके साथ साथ इस मुकदमे को खारिज करने के हवाले से दरख्वास्त भी हमारी फिक्स है। बेसिकली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता था। इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को जो तरमीम की गई उसके मुताबिक ये केस चलाया जा रहा है और उसके सेक्शन 5 है उसका बिल्कुल इतलाक ही नहीं होता, क्योंकि फौज के हवाले से कोई मामला सिक्रेसी या कोई ऐसी चीज जो मुल्क के लिए एक साजिश या कोई ऐसा हो, कोई दूसरे मुल्क को फायदा दिया जाए या कोई ऐसा प्लान शेयर किया जाए, उसके ऊपर वो इतलाक होता है, तो इसका इतलाक नहीं होता। दूसरा, जो अमेंडमेंट से पहले जो है ये यानी कि रिटेंशन जो साइफर के हवाले से इल्जाम है कि चोरी किया गया, रखा गया पास, वो जुर्म ही नहीं था। और क्योंकि ये 2022 के अंदर ये बेसिकली अक्रंस जो है वो आपको पता है कि हुकूमत गिरी, रजीम चेंज हुई, बायस साइफर आया और दूसरे दिन ही अदम एतमाद की जो है रेजोल्यूशन जो है वो भिजवाई गई। तो ये वाज़ेह तौर पर उसके ऊपर इतलाक नहीं होता, क्योंकि ये लास्ट ईयर का जो है अक्रंस है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगस्त 2023 के अंदर ये इसका जो है वो अमेंडमेंट्स हुई है। पहली बात आ गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कोई किसी दूसरे मुल्क को फायदा नहीं दिया गया, बल्कि हमारे मुल्क का नुकसान किस तरह से हुआ कि हमारी साख खराब होगी कि बाहर से धमकी मिलती है और अपने वज़ीर आज़म को अंदर भी डाल देते हैं और जो अमेरिका को वो भिजवाते हैं कि ये लेंगे FIR है और हमारा जो कौमी हीरो था उसको हमने अंदर डाल दिया, अब तो आप खुश हैं ना, यानी कि उनकी इस हद तक मंशा पूरी की जाती है। और इसी तरह से फिर आगे जो है वो 9 मई के हवाले से सारे मामलात और सारा जो चीज़ें आपने देखी वो सामने आई। अब मैं ये समझता हूँ कि ये मुकदमा काबिल खराज है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ट्रायल इस उजलत से तेजी से चलाया जा रहा है कि जैसे तोशाखाना केस के अंदर सजा दी गई, 5 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला किया गया, एविडेंस का मौका नहीं दिया गया। इसी तरह से लास्ट डेट के ऊपर जज साहब का बड़ा अजीब कंडक्ट हमने देखा कि उनके सामने हमने कहा कि हमने कॉपियां वसूल नहीं करनी, यानी कि खान साहब ने उन्होंने कह दिया कि इन्होंने वसूल नहीं की। बाद में उन्होंने क्या किया कि ऑर्डर के अंदर लिख दिया कि इन्होंने वसूल कर लिए हैं, इन्होंने साइन नहीं किए अगली डेट के ऊपर। अगर ये साइन नहीं करते तो समझा जाएगा कि साइन हो गए। ठीक है जी। अब इस चीज को हमने लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और वहां पर हमने रिवीजन फाइल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे साथ क्या करता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला 24 के लिए फिक्स करते हैं। सही। अब बात ये है कि फर्द जुर्म लगाने के लिए परसों की डेट है, अगर फर्द जुर्म वो लगा देते हैं जैसा कि वो रुक नहीं रहे तो ये दरखास्त वैसी इनफ्रक्चस हो जाएगी उनके, फिर हम चीफ साहब के पास जाएंगे, वो कहेंगे अब तो फर्द जुर्म भी लग गया, ये तो दरखास्त पिछली कॉपियों के हवाले से थी, तो अब तो ये बात आपकी दरखास्त ही ज़ाया हो गई है। ये नईम हैदर साहब, ये क्या ये वही मामला है जिस तरह हमने तोशाखाना केस में देखा था कि अभी कई जो एलाइड एप्लीकेशंस थी, पिटिशंस थी, वो ज़ेरे समात अभी आनी थी, वो पेंडिंग थी, अभी सुनी नहीं गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि निचली अदालत ने जल्दी से सजा का फैसला सुना दिया। क्या आप कह रहे हैं कि ये वही पैटर्न रिपीट हो रहा है? बिल्कुल जी, उसी तरह का पैटर्न रिपीट हो रहा है कि ऊपर दरखास्त दी जाती है वो लगती नहीं है, और अगर दरखास्त के ऊपर फैसला दे दिया जाए तो नीचे वाले जो जज हैं वो मानते नहीं हैं। यहाँ पर ओपन ट्रायल के हवाले से यहाँ पर जेल के अंदर जो अदालत शिफ्ट की गई है उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने के हवाले से, और ये अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कंस्टिट्यूट की गई है ये की नहीं जा सकती थी। इसके ऊपर फैसला महफूज है, पहले ये तो डिसाइड हो जाए ना कि ये केस चलने के काबिल है या नहीं। अगर केस चलने के काबिल है ही नहीं तो फिर ये बाकी जितनी भी एक्सरसाइज की जा रही है कि एविडेंस, फर्द जुर्म, कॉपियां तकसीम की जा रही हैं, वो तो सारी प्रोटायर हो जाएगी। तो हमारी ये सदाए के पहले क्वेश्चन के ऊपर
और जो ओपन ट्रायल और वो दरखास्तें हमें दी है, जमानत के ऊपर मामला फिक्स किया जाता है और उसके ऊपर फैसला दिया जाता है। यहाँ पर फैसला नहीं दिया जाता, अर्जेंट किया जाता है। सही। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि साइफर केस के अगर खान साहब की जमानत होती है, पीछे जो मुकदमात हैं उनमें भी हमने बेल अप्लाई की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो भी इसी तरह लिंगर ऑन किया जा रहा है। हम तो ये कहते हैं कि फौरन रिवीजन को बहाल करनी चाहिए, क्योंकि 9 बेल्स इमरान खान साहब की इसी बुनियाद के ऊपर खारिज हुई थी कि खान साहब अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, यानी कि अदम हाजिरी के ऊपर। तो वो जब बहाल हो गई है तो ये भी फौरन उन ऑर्डर को देख के बहाल हो जानी है, लेकिन लेट इसलिए किया जा रहा है कि अगर जमानत होती है कि और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिए जाए। लेकिन क्योंकि ये केसेस सारे जो हैं ये लीगल है नहीं, ये सारे केसेस सियासी हैं। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम केसेस के अंदर जिस टाइम की मेरिट के ऊपर समाअत होती है, जैसे कि आपने देखा तोशा खाना में सजा सस्पेंड हो गई, ये केस चलने के काबिल नहीं है, ये केस खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि अदालत के हुक्म को ना माना जाए या क्रिमिनल मशीनरी का इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि नई से नई FIR देते जाएं, ठीक है, तो फिर वो आपने उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं जब कानून ही ना हो, आईन ही ना हो मुल्क के अंदर, और फिर अदालत का हुक्म ना माना जाए, तो फिर तो चीज बचती कोई नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, नईम हैदर साहब ये बताइए, अब यहाँ पे एक और बड़ा अहम नुक्ता है कि साइफर के हवाले से बहुत बहस इस पे टीवी पे ड्राइंग रूम डिस्कशंस हो रही हैं, जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जो इतने सालों से देखते आ रहे हैं इस तरह की जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है मुख्तलिफ ममालिक से, ऑब्वियसली हमारे जो एम्बेसडर्स जहाँ जहाँ भी पोस्टेड हैं, डेफिनेटली वो अपने दफ्तर खारजा को, अपने मुल्क के दफ्तर खारजा को अप्राइज करते हैं मुख्तलिफ चैलेंजेस के हवाले से जो बातचीत हो रही है। ये कोई असद मजीद खान साहब ने कोई अनयूजुअल काम नहीं कर दिया था कि दुनिया में को पहली दफ़ा किसी ने बता दिया है कि जी उनका अंडर सेक्रेटरी फॉर स्टेट क्या कह रहे हैं अमेरिका का। लेकिन ये बताइए कि वज़ीर आज़म साहब, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पर ये जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है साइफर के हवाले से, जबकि दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने कैटेगोरिकली बतौर वज़ीर दाखिला ये बयान उनका रिकॉर्ड पर मौजूद है कि साइफर गुमा नहीं है, उसकी कॉपी दफ्तर खारजा में मौजूद है, तो ये पॉइंट फिर किस तरह से असरअंदाज हो जाता है, हो सकता है इस केस पर, और क्या इस पॉइंट के बावजूद भी खान साहब को सजा हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने पहले गुजारिश की है ना कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अमेंडमेंट्स है उसके मुताबिक चलाया जा रहा है, और ये चल नहीं सकता क्योंकि आर्टिकल जो 12 है वो बड़ा वाज़ेह है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के हवाले से कि जिस वक्त जुर्म होगा उस वक्त का कानून अप्लाई होगा। नंबर 2, राना सनाउल्लाह साहब हों और तारड़ साहब हों और FIA ये खुद कह चुकी है कि वो जो ओरिजिनल साइफर है वो इस वक्त फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है। नंबर 3, अदालत के अंदर ये कहा जाता है कि उस साइफर को डीक्लासिफाइड नहीं किया गया। बात यह है कि अगर उसे डीक्लासिफाइड भी नहीं किया गया और इमरान खान ने ओरिजिनल साइफर को गुम कर दिया, तो नेशनल सिक्योरिटी की जो 2 मीटिंग्स हुई हैं उसमें क्या चीज डिस्कस होती रही है, और 5 महीने के बाद FIA को ये कहा जाता है कि ये साइफर गुम हो गया, यानी कि 5 महीने कैबिनेट या सारी चीजें वो सोए हुए थे। अगर साइफर नहीं था तो हुकूमत इमरान खान साहब की खत्म हो गई, तो उसके ऊपर क्यों नहीं बात की गई? फिर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग की हुई, उसके अंदर क्यों नहीं बात की गई? तो वो किस बुनियाद के ऊपर मीटिंग हुई, उससे आपको वाज़ेह समझ आ जाती कि क्या है। बिल्कुल सही जी। दूसरे नंबर पर जो इमरान खान साहब के ऊपर है कि साइफर जो है इन्होंने चोरी किया है, ठीक है, इन्होंने अपने पास रखा है और फिर घुमा दिया, ठीक है जी। ये 35 या 33 एग्जैक्ट डेट दिन में वो देख के बता सकता हूँ, इतने दिन का इल्जाम है कि वो इमरान खान साहब के पास रहा और उसके बाद गायब हुआ। उसके बाद 169 डेज बनते हैं जो शहबाज शरीफ के पास इस कॉपी के हवाले से वो जो उसके पास रिलेशन थी, यानी कि उसके पास साइफर था, क्या उसको FIR के अंदर कहीं पे शामिल किया गया? क्या इन्वेस्टिगेशन में, क्या किसी इंक्वायरी के अंदर उसे बुलाया गया या कोई उस हवाले से कोई तफ्तीश पे उसका कोई बयान है? कोई नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल साइफर जो है वो इस वक्त फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा है, उसे डीक्लासिफाइड किया गया था और 4 कॉपियां आगे भिजवाई गई थी। अब इससे पीछे चले जाएं तो आपको ये भी नजर आ जाएगा कि पहले ये बयान आया कि साइफर आया ही नहीं, ठीक है जी। जब ये बयान इनका खत्म हुआ, इनका बयान ये कबूल नहीं हुआ, तो फिर ये कहा गया कि साइफर तो आया है, लिहाजा उसके अंदर धमकी ये नहीं थी। फिर जब ये मान लिया गया कि वाकई उसके अंदर धमकी थी, फिर ये कहा गया कि ये साइफर चोरी हो गया। फिर मैंने सारी आपको एग्जांपल दे दी कि चोरी हुआ तो फिर क्यों नहीं बताया गया, सिक्योरिटी की मीटिंग्स किस पे हुई और उसके साथ शरीफ वाला भी हवाला। तो ये सारी चीजें आपको जोड़ती हैं, वाज़ेह करती हैं कि किस तरह ये झूठा केस बनाया गया। अपने वजीर आज़म को हमने जो है वो एक बेगुनाह मुकदमे में अंदर डाल दिया और आज हम फख्र से बड़ा कह रहे हैं
कि बड़ा जबरदस्त हो गया, इसने गद्दारी कर दी है। जो इल्जाम है कि किसी और मुल्क को फायदा दिया है, किस तरह से फायदा दिया है। और जो 248 है आर्टिकल आईने पाकिस्तान का, उसके अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर इस्तिस्ना हासिल है बतौर वजीर आजम। अच्छा, फिर जो हलफ उठाता है वजीर आजम, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि मुल्क के लिए यानी कि पब्लिक को बताना, वो समझे कि ये बताना जरूरी है, इंटरेस्ट में है, तो वो बता सकता है कि देखें जी ये हमारे बाहर से मुल्क से एक साजिश हो रही है। तो उन्होंने उसके मुताबिक बताया। उनके ऊपर तो ये मुकदमा बनते नहीं था, बल्कि डिमार्च जो किया गया तो उसके बाद मुतालबा किया जाता है जिन्होंने ये बाहर से हमें धमकी भिजवाई उनके ऊपर कार्रवाई करने के हवाले से, और जिन्होंने अंदर साजिश की और हुकूमत गिराई उनके ऊपर, वो बिल्कुल बरी हो जाए। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब नईम हैदर पंजोता साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि मियां साहब को लंदन से जब रुखसत किया गया तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ किया गया, और हमारे वहाँ पर मौजूद एम्बेसडर साहब भी बड़े पैशनेटली उनको सी ऑफ कर रहे थे। तो ये बताइए कि जाहिर है एब्सकॉन्डर भी हैं और सजा याफ्ता भी हैं फिलहाल एज वी स्पीक। अब जब वो वापस आएंगे तो आप क्या देख रहे हैं? क्या कानून उनको स्ट्रेट अवे कैंपेन्स वगैरह करने की इजाज़त देता है, या फिर आगे व्हाट अवेट्स फॉर मियां साहब लीगली? देखें, ये बात इस तरह से मुज़क्कर केस करने वाली है ना। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर सजा हुई, ठीक है जी, और वो वहां पर हाई कोर्ट में चले जाते कि मैंने एक दफा इस्लामाबाद जलसा करना है, तो उसके बाद मैं फिर जो है ना वो सरेंडर करूंगा। बात यह है कि इस वक्त वो सजा याफ्ता इश्तियारी है, अदालत ने सजा दी और वो मेडिकल बहाना बनाकर बाहर गए 1 महीने के लिए, 4 साल वो वापस नहीं आया। अब जहां पे वो एम्बेसी के अंदर गए हैं, जिस जगह पे, उस जगह के ऊपर जो भी पाकिस्तान का ऑफिशियल है या कोई भी उनका सहूलतकार जिसने उनको पनाह दी या सहूलतकारी दी, हर उस बंदे के ऊपर FIR दर्ज होती है सहूलतकारी के हवाले से। पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर बड़ी वाज़ेह दफात है। किसी को पनाह दी जाती है, सहूलतकारी दी जाती है इश्तियारी को, तो वो बंदा जो सहूलतकारी देता है उसके ऊपर वो मुकदमा दर्ज होता है, तो उसके ऊपर एक तो मुकदमा दर्ज होता है। दूसरे नंबर पर किसी सूरत उनको प्रोटेक्टिव बेल इस वजह से नहीं मिल सकती क्योंकि वो इस वक्त ये नहीं है कि अंडर ट्रायल है, बल्कि वो कन्विक्ट हो चुके हैं और वो जेल के अंदर मौजूद थे, जेल से गए हैं। अब जेल तक आने तक जिंदगी में किसी पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने नहीं देखा कि जेल का बंदा जो है सजा याफ्ता वो बाहर गया हो और उसे फिर प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए। प्रोटेक्टिव बेल मिलती है, आपने मुतलका कोर्ट तक पहुंचना हो, जो आपके ऊपर FIR दर्ज हो, जिसका ट्रायल बाकी हो, सारी चीजें बाकी हो, सिर्फ आपने जमानत जाकर लेनी होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए नईम हैदर पंजोता साहब के मियां साहब तो 21 अक्टूबर को जब आते हैं, क्या बनता है, क्या होता है, ये तो खैर जाहिर है जब वो आएंगे सून एज़ ही लैंड तब पता चलेगा कि क्या डेवलपमेंट आगे होती है। लेकिन अब एक खिचड़ी बड़ी पकी हुई है। PTI जो है वो एक तरफ जाहिर है कि बड़ी मजलूम सा बच्चा बन के अवाम के साथ खड़ी है कि देखें जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और ऑब्वियसली माजी में हमने कम अज़ कम अपने होशो हवास में हमने नहीं देखा कि इस तरह से किसी जमात के बड़े बड़े जो अहम रहनुमा हैं वो ऐसे पक्का समूह बना के पहले तो गायब हो जाएं, गिरफ्तार हो जाएं, और उसके बाद अचानक किसी TV स्टूडियो से पता चले कि जी वो वहाँ बैठे हैं और उस पार्टी से और सियासत से, ओवरऑल पॉलिटिक्स से ही अलहदगी का ऐलान कर दें। अब एक ये खबर भी गर्दिश करी है इस्लामाबाद में कि किसी एक जमात को हो सकता है कि मुकाबले की दौड़ से निकाल दिया जाए। अब आप ऑब्वियसली यूर इंटेलिजेंट इनफ टू गेस कि कौन सी जमात हो सकती है। कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है? कानूनी तरीका क्या है किसी भी जमात को मैदान से आउट करने का? देखिए, बात यह है कि 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। उस हवाले से इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर इंडिपेंडेंट तहकीकात का मुतालबा किया। उसके ऊपर ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना कोई PDM का कोई बंदा नहीं कहता और ना कोई और कह रहा है, ना कोई इदारा कह रहा है। पहले तो इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए उसके ऊपर ताकि हर चीज़ सामने आए। दूसरे नंबर पर लोगों को अगवा करके 25 दिन के बाद अदालत में पेश करने की बजाय उन्हें जो है वो मीडिया शो के अंदर बिठाना या उनसे प्रेस टॉक करवाना, ये किस आइन के तहत, किस कानून के तहत जायज़ है? किसी कानून में ऐसी शिक नहीं है। तीसरे नंबर पर जो जबरदस्ती का बयान होता है, कानून की जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 164, उसके तहत जो अदालत के अंदर बयान दिया जाता है उसमें बंदे की मंशा शामिल होती है, जबरदस्ती के बयान की वैल्यू नहीं होती। नंबर की बात ये आ गई कि पाकिस्तान की इस वक्त जो आवाम है, 25 करोड़ आवाम में से तकरीबन
16 से 17 करोड़ आवाम जो है वो पीटीआई समझे हैं। अब आप 16-17 करोड़ आवाम को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? किसी तरह नहीं कर सकते। निशान भी अलॉट हो चुका है पीटीआई को, जो दरखास्त दी गई है किसी और बंदे की तरफ से, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कैंडिडेट्स भी जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ पूरे देगी। मसला सिर्फ ये आ रहा है कि जो लिस्टें उस वक्त बनाई गई थी लास्ट टाइम पे एमपीएस की, उनको भी उठाया जा रहा है, और जो लिस्टों के अंदर दूसरे तीसरे नंबर पर थे उनको भी उठाया जा रहा है। क्रैकडाउन सिर्फ पीटीआई के लिए। अब अदालत के अंदर एक दरखास्त लेकर जाते हैं, अदालत कहती है जी कि उस आईजी को बुला लें जी, बंदा प्रोड्यूस करें जो उधर से गया। वो कहता है जी हमारी वर्दियों में कोई और लोग थे जी, मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ जी, कोशिश कर रहा हूँ, सबको पता है किधर है। कोई जानबूझ के सिर्फ अदालतों के सामने वो चकमा देता है, अदालतों को भी पता है, अदालत भी सीधा सीधा अहकाम नहीं देती। सही। अब आखिर में बात ये लेके आ जाऊं कि नवाज शरीफ 62(1)(f) के तहत बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की थी नाअहली की। बिल्कुल। इसी सूरत वो आते हैं, उन्हें उनकी सजा जो है अदालत से सस्पेंड होती है, वो कैंपेन में हिस्सा लेते हैं, वो वजीर आजम नहीं बन सकते। किस तरह से आरओ जो है वो उनके पेपर एक्सेप्ट करेगा, किस तरह से वो नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि वो ताहयात नाअहल है। इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके किसी एक बंदे को, इस फर्दे वाहिद को वो फायदा देना, एक बंदे के लिए स्पेसिफिक कानून बनाना, तो वाज़ेह तौर पर खुलम खुला जो है वो आइन और कानून की और हर चीज की अखलाकियात की धज्जियां हैं। बिल्कुल सही। तो आइन के अंदर तरमीम अगर कर सकते हैं तो वो 2/3 मेजॉरिटी करती है, और आइन के अंदर तरमीम हो नहीं सकती क्योंकि इस वक्त असेंबली नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा नहीं पंजोता साहब, चूंकि वक्त की किल्लत है, आखिरी क्वेश्चन क्विकली आप इसका भी जवाब दे दीजिएगा कि नैब तरमीम के हवाले से जो फैसला आया था उसको चैलेंज कर दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप इसको किस तरह ये ऊंट किस करवट आप बैठता देख रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जो इसका फ्यूचर होगा इस फैसले का, उससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो सकती हैं। देखिए बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो चैलेंज किया गया है ना जी, पहले तो ये स्पेसिफिक कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि सबके केसेस जिनके बनाए गए थे वो 50 करोड़ से नीचे थे और इन्होंने अपने केसेस से बरी जिम्मा होना था। जब इन्होंने देखा कि हम वजीर आजम बन रहे हैं और आगे से जब केस खुले, नैब तरमीम वापस हुई, तो इनके ऊपर बड़ी जो है ना वो कैफियत ऐसी तारी होगी कि इन्होंने महसूस किया कि अब तो हम बिल्कुल दोबारा जेल के अंदर जाने वाले हैं। क्यों नहीं फेस करते अपने केसेस, अपना हिसाब दें। अगर किसी ने 1 लाख की है, किसी ने 2 लाख की है, किसी ने 50 लाख की है, तो वो क्यों उस करप्शन से भागता है? ठीक है, उसने अगर कोई उसके ऊपर कोई अगर झूठा इल्जाम लगाया गया तो वो तमाम तफसीलात दे ना, वो अदालत के सामने पेश हो। अगर उसका वो बेगुनाह है तो अदालत उसे बरी कर देगी। दूसरे नंबर पर जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने एक चीज देखी है कि उन्होंने ये वाज़ेह कहा है कि जो बेल वाला मामला है उसको तो क्योंकि टच नहीं किया गया था, तो बेल वाला मामला पेंडिंग है, 30 डेज रिमांड वाला मामला पेंडिंग है। अब सिर्फ ये कहा जाता था कि इससे पहले मैं मिसाल के तौर पर 2010 में मैंने करप्शन की है जी, और अभी 2023 जा रहा है, तो इन्होंने जो तरमीम की थी इन्होंने ये कहा था कि 2010 में जो मैंने करप्शन की है वो मुझसे पूछे नहीं, जो मेरा इस वक्त का होगा उस हवाले से मैं डिटेल दूंगा, और इतने पैसे होंगे, इससे ऊपर वाली रकम जो है उसका हिसाब दूंगा, 50 करोड़ से नीचे वाली जो रकम होगी उसका मैं हिसाब नहीं दूंगा। तो ये कैसा कानून था? ये कोई कानून था ही नहीं, और कोई कानून जो आइन के मुनाफी हो, बुनियादी आर्टिकल के अच्छा, वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि 50 करोड़ से नीचे हमने ये नहीं कहा था कि हम जवाब नहीं देंगे, वो ये कि FIA और एंटी करप्शन मतलब दीगर इदारे देखेंगे अदर देन नैब। देखिए बात यह है कि इन्होंने जो इसके अंदर तरमीम की थी ना, इसके अंदर इन्होंने ये कहा था कि नैब जो है वो साबित करेगी कि हमारे ऊपर इल्जाम जो है वो ठीक है या नहीं है। बात यह है कि जिसने करप्शन की हो, मेरे पास अगर गाड़ी है तो मैं अपनी मनी ट्रेल दूं ना। इमरान खान को आज क्यों अंदर डाला गया? इसलिए कि उन्होंने जी डिक्लेरेशन नहीं की, हालांकि उन्होंने तमाम चीजों के हवाले से अपने जो है वो अकाउंटेंट के जरिए सारी हर चीज फिलिंग की हुई थी, और घड़ी के हवाले से हो या कोई भी हो, सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो आज उनको जो है सजा क्यों दी गई? इसी वजह से। तो हम तो ये कहते हैं कि हिसाब होना चाहिए, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी इदारे को भी, जो कि हमेशा किया गया है, और जो भी वजीर आज़म बना उसने इस्तेमाल किया। वाहिद इमरान खान की हुकूमत थी जिसमें इमरान खान साहब ने किसी के ऊपर सियासी तौर पर कोई मुकदमा नहीं बनाया, बल्कि नैब ने भी उस वक्त अपनी मर्जी की, और आपको भी पता है कि किधर से अहकाम आते रहे, वाज़ेह तौर पर खान साहब बताते रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन ने नईम पंजोता साहब की गुफ्तगू सुनी और कानूनी पहलुओं पर इन्होंने खूब रोशनी डाली। यहाँ पर अब छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले की जानिब बढ़ते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है। नवाज शरीफ साहब की आमद है पाकिस्तान, वो 4 साल बाद वापस आ रहे हैं और हमजा शहबाज ने आज बड़ी गरज बरस के साथ जो तकरीर की तो उसमें उन्होंने अपनी ऑडियंस को याद दिलाया कि नवाज शरीफ का दौर क्या था, उसमें अचीवमेंट्स क्या थी नून लीग दौर की, और अगले आइंदा आने वाले वक्त में अगर उनको अवाम वोट करती है तो वो क्या क्या डिलीवर करेंगे। ये तो बात हो गई वादों तक, दावों तक, लेकिन एक्चुअली क्या हो सकता है, ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, हमें इस पे बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सियासी तज्ज़िया निगार जनाब मुबश्शिर बुखारी साहब। मुबश्शिर बुखारी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि नवाज शरीफ साहब की वापसी को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या उनको बहुत बड़ा कोई रिलीफ मिलने जा रहा है या फिर वो जेल में अपनी सजा पूरी करने के लिए आ रहे हैं? जी देखिए, अभी तक जो इंडिकेटर्स हैं वो तो यूं ही लग रहा है कि उन्हें रिलीफ मिल रहा है। क्योंकि देखिए, एक बात तो ये कि जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है उसमें हमारे मीडिया का भी किरदार है बाकायदा वो माहौल साजी में। अगर आपको याद हो तो हमने चेयरमैन पीटीआई के लिए भी एक माहौल बनते देखा 2013 के इलेक्शन से पहले, यानी 2011 में, और वो टीवी स्क्रीन से ही हमें अंदाजा हो जाता था कि भाई ये क्या चल रहा है। और अभी जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ ने अनाउंस किया और उसके बाद इनकी कवरेज जिस तरह से हो रही है लंदन से और पाकिस्तान से, कहीं भी कोई जलसा हो रहा है और उसके बाद लंदन में मीडिया टॉक्स उनके लीडर्स या वो खुद करें, ये इंडिकेटर्स हैं कि जी उनके लिए एक स्टेज तैयार किया जा रहा है। और जब इस लेवल का स्टेज तैयार होता है, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि रिलीफ ही मिलता है। और हाँ, अलबत्ता उनके लैंडिंग के बाद की सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा शार्प टर्न कर जाए तो उसके बारे में तो अभी नहीं कह सकते, और ऐसा मुझे लगता भी नहीं है कि इतना शार्प टर्न कोई आएगा। तो लगता है कि उन्हें रिलीफ ही मिलेगा। नंबर 1 तो ये होगा कि उनके केसेस के हवाले से क्योंकि एक कंफ्यूजन जारी है इस वक्त, और उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आने वाले दिनों में आएगी, और स्पेशली जब डिटेल्ड जजमेंट आएगी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें देखना पड़ेगा। दूसरा ये कि रिलीफ कोई बहुत बड़ा, यानी इनके अगर अरेस्ट की आप बात करें तो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, टेक्निकल सा मामला है, लेकिन उसके लिए इन्हें अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा बिफोर द कोर्ट और बिफोर द पुलिस, क्योंकि ये लाहौर की जेल से गए थे। तो उसमें भी इनकी सजा को सस्पेंड किया जा सकता है, प्रोटेक्टिव बेल दी जा सकती है, प्रोवाइडेड ही अपीयर्स बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा बुखारी साहब, इलेक्शन आप कब होता हुआ देख रहे हैं? इलेक्शन की क्या सूरत हाल नजर आ रही है? इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 की आवाज़ तो लगाई थी, लेकिन उसके बाद एक होता है ना कि एक तैयारियां नजर आती हैं, कोई माहौल बनता है। तो क्या आपको लग रहा है कि अगले चंद माह के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएगा? और अगर हो जाता है तो क्या पाकिस्तानी अवाम सेटिस्फाई हो जाएगी उन इंतखाबात से? क्या होगा, ऐसे क्या अवामिल होंगे जो अवाम के सेटिस्फेक्शन लेवल को गेज करेंगे? देखिए, अवाम का सेटिस्फेक्शन लेवल तो मतलब अवाम क्योंकि किसी ना किसी पार्टी से मुंसलिक होते हैं, और मैंने किसी भी इलेक्शन रिजल्ट्स में किसी पार्टी को सेटिस्फाइड नहीं होते देखा, और उनसे जो मुंसलिक अवाम है वो भी नहीं होते। हर इलेक्शन के बाद ऐसी कंट्रोवर्सीज तो आपके सामने आएंगी। जहां तक रही इलेक्शन की बात, बिल्कुल ठीक बात है, वो माहौल नहीं बन रहा, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी हम जैन के लास्ट वीक में, और वो आखिरी संडे कर लीजिए आप अगर गैस वर्क करें तो पोलिंग डे जनवरी का आखिरी संडे हो सकता है, क्योंकि संडे को ही पोलिंग होती है मोस्टली पाकिस्तानी तारीख में। तो अगर आप फर्ज कर लीजिए कि लास्ट संडे होगा जी जनवरी का, तो ये जो तैयारियां हैं ये काम है पॉलिटिकल पार्टीज का। और अब आप देखिए मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह से बर्फबारी का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, उसके बाद जो एक बयानिया मियां नवाज शरीफ ने पहले बनाया जी, पहले अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज हु कंस्पायर्ड अगेंस्ट मी, और उसके बाद वो जब उन्हें समझाया गया तो वो और उनकी साहबजादी मरियम अब कहते हैं पहले इकोनॉमी फिर इलेक्शन। अच्छा, वो इकोनॉमी क्या इन्हीं केयर टेकर यानी टेक्नोक्रेट से ठीक करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका मैं एक शायद मैं पहला बंदा हूं जो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि पहले इकोनॉमी फिर इलेक्शन
तो एक पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए कहना मुनासिब नहीं होता कि वो तो पावर में नहीं होता। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा किस बुनियाद पे ये कह रही हैं कि पहले इकोनॉमी को ठीक करो, और कौन ठीक करे? ये उनसे पूछना चाहिए था हमारे मीडिया पर्सन्स को जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं कि ये किन को आप फरमा रही हैं कि इकोनॉमी ठीक करो। जो मैं इसका मतलब समझा हूँ वो मुझे यही लगता है कि केयर टेकर सेटअप को ही वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी ठीक करो, लेकिन वो केयर टेकर सेटअप समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी पार्टी से मुंसलिक है। मुझे तो इसका ये नजर आता है। और जहां तक आपका तैयारियों का रहा एक छोटा सा, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर से अपना इंदिया तो दे दिया तैयारियों का। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अब दूसरी बड़ी पार्टी जो डिमांड कर रही थी वो पीटीआई थी, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस हुआ है। उनकी तरफ से तैयारियां भाभी, उन्होंने एक जलसे की दरखास्त भी दी है, गालिबन 17 को लाहौर में, उसका अभी तक नहीं उन्हें परमिशन मिल सकी। और फिर वो लीडरशिप कहां से और कौन लीडर खताब करेंगे, लगता है कि अब जो कारकुनान है वही लीडरशिप का रोल भी प्ले करेंगे। अच्छा, ये बुखारी साहब, लेकिन एक तो होता है ना सियासी जमातों की तैयारियां, एक होता है कि जिसने इलेक्शन करवाना है वो वाहिद पाकिस्तान का इदारा जो वाहिद काम इलेक्शन फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाने की तनख्वाह लेता है, वही हमें बहुत डिस्पैशनेट और बड़ा यानी अनइंटरेस्टेड और इनडिफरेंट किस्म का नजर आ रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन की इतनी पशमुर्दगी की आपको क्या वजह समझ आती है? तौर पे वो डिसइंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा। मैं अगर देखूं चीजों को, क्योंकि देखिए एक चीज उन्होंने कही थी जी, हम 30 नवंबर तक अपना डीलिमिटेशन प्रोसेस और जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो वो तो उस पे लगे हैं उन्होंने। आप देखिए डिलिमिटेशंस का आ गया, जिसपे आपको पैफन की स्टोरी रिजर्वेशंस याद होंगी। और उसके बाद जो है जवाबी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि पैफन को गलत फहमी हो गई है, ऐसी कोई रेगुलरिटी हमारी डिलिमिटेशन में नहीं है। अभी वोटर्स लिस्ट तैयार हो रही है, चूंकि डेडलाइन है दी गई है, जो कि अब हमने चारों ना चार पूरी पाकिस्तानी कौम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि जी 30 नवंबर। तो ये जो इलेक्शन का माहौल है, अगर बुनियादी तौर पे ये, अब मैं एक और फिर दोबारा पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों की तरफ जाऊंगा, ये माहौल बनाएंगे तो इलेक्शन कमीशन को आप फोर्स कर पाएंगे कि इलेक्शन करवाएं जनवरी में। और अगर आप इसी तरह इंतजार करते रहेंगे कि जी इलेक्शन कमीशन ने कोई ढोल ताशे तो नहीं बजाने, इलेक्शन कमीशन ने अपनी पार्टी मीटिंग तो नहीं करनी, उन्होंने तो जो करना है उसको पेशअप करने के लिए, ताकि कोई उनकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस हो ना जाए, ये पॉलिटिकल पार्टी का रोल होता है और हम मीडिया का रोल होता है। बुखारी साहब, लेकिन हम तो चलें कब से शोर मचा रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, फिर जिसको भी अवाम अपने वोट की ताकत से मुंतखब करके ले आए, लेकिन कम अज़ कम एक, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक ये जो मौशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है पाकिस्तान for the longest time, I would say, जब से ever since इमरान खान got ousted as Prime Minister of Pakistan, तब से हमने देखा कि एक डिप खाई पाकिस्तान की इकोनॉमी ने, जिसको फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हमने सियासत नहीं रियासत बचाई। वो ऐसी रियासत बचाने के वो नारे लगा लगा के अवाम को महंगाई और लाकानूनियत की चक्की तले पीस दिया। अब क्या ये मरियम नवाज साहिबा की एक्सपेक्टेशन जायज़ है केयर टेकर सेटअप से कि वो पहले मईशत को ठीक करें और उसके बाद फिर तो इंतखाबात करवाने की जरूरत क्या? अगर उन्होंने ही मईशत ठीक करनी है फिर तो वी डोंट रियली नीड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट ना। समेत जितने भी जमहूरियत पसंद हैं कभी भी ऐसे नारों को या ऐसी डिमांड्स को सपोर्ट नहीं कर सकते जिसमें आप एक डेमोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के दरमियान हर्डल बन जाएं। तो मेरे ख्याल में, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी हमने एक नया फेस भी देखा है, वाइब्रेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हमें एक नजर आ रहा है। उसके बाद पॉलिटिकल फोर्सेस की डिमांड है, और दो नहीं बल्कि अगर आप देखिए, मैं आपको गिनवा रहा था, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एएनपी और मेंबर साहब, जमात इस्लामी का जरा थोड़ा सा एम्बिगुअस है, लेकिन बहरहाल इनकी डिमांड है जी फौरी इलेक्शन करवाएं। और वो 90 दिन तो खैर गुजर गए, खत्म हो गए। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन अपने ही वर्ड्स में ट्रैप होगा, और मुझे लगता है कि अगर सूरत हाल यही रही तो इलेक्शन हो जाएंगे, अनलेस कि हमें कोई इंतहाई अनटूवर्ड इंसिडेंट खुदा ना हास्ता पेश ना आ जाए। ऐसी सूरत में ही अब इलेक्शन को
पोस्टपोन किया जा सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जस्टिफिकेशन होगी आगे ले जाने की, और अगर वो करेंगे तो मेरा ख्याल है को बैकलैश उन्हें अदलिया से भी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस से भी और अवाम से भी फेस करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी मुबशिर बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम सुना, देखा, जाना, बहुत से मुख्तलिफ हमने कानूनी ओपिनियन से लेकर सियासी ओपिनियन तक आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसमें तो कोई शक नहीं कि जब तक मुल्क में आपका एक सियासी इस्तेहकाम ना हो, एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम इन प्लेस ना हो, तब तक ना आपको आलमी मालियाती इदारे सीरियसली कंसिडर करेंगे, आपकी बात को, आपकी ओपिनियन को कोई वेटेज नहीं मिलेगी, और ना ही आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है वो भी उस तरह से नहीं आएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बनता ही एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पर है, जो ख़ास तौर पे वो ममालिक जो ख़ुद को कम अज़ कम जमहूरी कहलाना पसंद करते हैं। तो जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मुल्क में जारी मौशी अदम इस्तेहकाम का भी इख्तिताम मुमकिन नहीं। आई होप कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और फिर जिसको भी पाकिस्तानी अवाम अपने वोट की ताकत से मुंतखब करके लाए, ताकि कम अज़ कम हम सबको पता हो, मीडिया को भी पता हो कि जी हमने अवाम की आवाज़ बन के, हमारे तो प्रोग्राम का भी नाम मुकदमा अवाम का है, तो हम पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा कम अज़ कम एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के सामने रख सकें और पूछ सकें कि आपको अवाम ने वोट की ताकत से मुंतखब किया, आपने इन 5 सालों में कौन कौन से वादे पूरे किए, जो दावे और वादे आप अपने जलसों में करते थे, आप किस हद तक उन पर पूरा उतर सके। ये अकाउंटेबिलिटी आप एक मुंतखब हुकूमत की कर सकते हैं, मुंतखब नुमाइंदों की कर सकते हैं। ये कभी भी केयर टेकर सेटअप्स की ना कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, ना कोई उनको पूछ सकता है। वो तो आखिर में हाथ झाड़ के यही कहेंगे ना कि हम तो आए थे जनाब इलेक्शन करवाने, वो इलेक्शन फॉर सर्टेन ऑब्वियस रीजंस डिले हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। सो इस अकाउंटेबिलिटी के फुकदान से बचने के लिए पाकिस्तानी अवाम कब से शोर मचा रही है कि खुदारा ऐसे लोगों को लाइए कि जो हम आप मिलकर अपने वोट की ताकत से मुंतखब करके ज़रा उनको कुर्सी पर बिठाएं और फिर उनसे पूछ सकें कि क्या किया आपने, क्या हुए आपके वादे, वो क्या था, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। तो ज़रा इनकी कस्में और इनके वादे और इनके इरादों की अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन के बाद मुमकिन है, और अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द इंशाल्लाह इलेक्शन और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो सके। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज़ रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।